चलिए हम आज 12th का केमिस्ट्री बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। चैप्टर 10 है जैव अणु। इम्पोर्टेंट पॉइंट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहीं से उसी को देखेंगे। जो जो VBI क्वेश्चंस होगा उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आ रहा है इसका नाम है एंजाइम। एंजाइम इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको हम पढ़ेंगे। एंजाइम होता क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्या बोला जा रहा है एंजाइम। तो एंजाइम को सर्वप्रथम खामीर कोशिकाओं से प्राप्त किया गया था, अतः इन्हें एंजाइम कहते हैं। चूँकि एंजाइम को खामीर कोशिका से प्राप्त किया गया है इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं एंजाइम। और एंजाइम बना किस शब्द से है इन प्लस जाइमेज और जाइमेज। इन मतलब में और जाइमेज का अर्थ होता है ईस्ट। तो इसके द्वारा क्या किया गया है एंजाइम शब्द बना है। अगर इस बात को हम यहाँ पे समझें तो मुख्यतः यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करता है भाग लेता है, अतः ये जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहलाता है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? उत्प्रेरक का काम होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को मंद या गति प्रदान करना बिना उस अभिक्रिया को प्रभावित किए हुए। उत्प्रेरक का तो काम यही है। तो ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैव क्रियाएं हो रही है उन जैव क्रियाओं को सहायता प्रदान करता है उत्प्रेरक के रूप में। ठीक, एंजाइम के नामकरण क्या है? एंजाइम जिस पदार्थ पर क्रिया करता है उन्हें क्रियाधार कहते हैं। एंजाइम जिस पदार्थ पर क्रिया करता है उन्हें क्रियाधार कहते हैं एवं एंजाइमों का नामकरण उनके क्रिया आधार के नाम के अंत में एज लगाकर करते हैं। क्या लगा करते हैं? एज। जैसे यूरिया पर क्रिया करता है। जैसे एज लास्ट टर्म में हम क्या जोड़ेंगे? एज। जिस पे भी काम करेगा जैसे यूरिया तो इसको करेंगे यूरिएज इसका नाम हो गया। तो नामकरण कैसे करते हैं एंजाइम का? जिससे पर भी रिएक्शन करता है उसके नामकरण के उसमें लास्ट शब्द में एज लगा देंगे तो हमारे एंजाइम का नाम हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे एंजाइमों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो एंजाइम का वर्गीकरण का पहला आधार है ऑक्सीडोरिडेक्टेस। मनुष्य के जीवित ऊतकों की ऊर्जा उत्पादक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले एंजाइम ऑक्सीडोरिडेक्टेस कहलाते हैं। ये एंजाइम इलेक्ट्रॉन तथा H+ आयनों के हस्तांतरण पर कार्य करते हैं। इस एंजाइम का ऑक्सीडोरिडेक्टेस का क्या मतलब है? ये एंजाइम और इलेक्ट्रॉन पे ही क्या करते हैं काम करते हैं। जैसे एस्कॉर्बिक अम्ल है और रेडॉक्सिक ऑक्सीडेट्स है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बिक अम्ल प्लस का चीज़ H2O निकलेगा। दूसरा क्या है? ट्रांसफीरेस। परमाणुओं के समूह का एक अणु से दूसरे अणु पर क्या चीज़ स्थानांतरण की क्रिया पर आधारित एंजाइम मतलब एक पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो देगा उसको हम ऑक्सीडोरिडेक्टेस कहेंगे। ट्रांसफीरेस क्या है? परमाणुओं के समूह का एक अणु से दूसरे अणु पर स्थानांतरण। समूह का क्या चीज़? एक अणु से दूसरे अणु पर क्या चीज़? स्थानांतरण। परमाणुओं के समूह का एक अणु से दूसरे अणु पर स्थानांतरण की क्रिया विधि क्या चीज़? ट्रांसफेरेस कहलाती है। फिरेस। दूसरा हाइड्रोलेस। ये एंजाइम बड़े तथा जटिल अणुओं को विघटित करके उनमें जल का संयोजन करती है। विघटित करके जल का संयोजन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना और क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन और H+ आयन का स्थानांतरण। हम देख लेंगे ऑक्सीडोरिडेक्टस, डक्टेस और ट्रांसफीरेस और क्या चीज़? हाइड्रोलेस। अब बात करते हैं दूसरी किसकी? लाइएज का। ये दो प्रकार से कार्य करते हैं। पहला क्या है? परमाणुओं के समूह से क्रियाधार के द्विक बंधनों को हटाना। दूसरा द्विक बंधन जो भी है उसको हटाना है। परमाणुओं के समूह का क्रियाधार के द्विक बंधनों पर योग। पहला हटाना, दूसरा क्या करते हैं? योग बनाते हैं। तीसरा
यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा है, लाइगेज हो गया। दूसरा का है आइसोमरेज क्रिया आधार में अणुओं परमाणुओं को अंत अणु को विन्यास प्रदान करने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम आइसोमरेज कहलाता है। क्रियाधार में परमाणु के अंत अणु को विन्यास प्रदान करने वाले अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम आइसोमरेज कहलाता है। लाइगेज क्या है, ये एंजाइम उन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं जिनमें एटीपी का पायरोफॉस्फेट बंध का विखंडन होता है। सबसे पहले ये बात याद रखेंगे, जब पायरोफॉस्फेट का बंधन विखंडन अगर इस तरह का कहीं नाम आता है, एटीपी के पायरोफॉस्फेट के का बंधन विखंडन, तो उसमें हम याद करेंगे क्या चीज़, लाइगेज है। उसमें क्या है, लाइगेज है। आगे हम देखें एंजाइम का क्रिया विधि क्या है। तो एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति में वृद्धि करते हैं किंतु अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। तो उत्प्रेरक का काम भी यहीं रहता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करें, मदद करें, लेकिन खुद अपरिवर्तित रहे। एंजाइम क्या करते हैं, संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप निम्न ताप पर भी अभिक्रियाओं में क्या चीज़ गति बढ़ जाती है। ठीक, तो ये है क्या चीज़, एंजाइम। और एंजाइम के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से देख लें, जब आएगा थ्योरेटिकल चीज़ में तो इसको हम लिख देंगे। लाइपेज उधर जो भी एंजाइम पढ़े हैं उसको क्या करें, बढ़िया से लिख देंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी हार्मोन होता क्या है। हार्मोन की बात करें तो कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य करने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं हार्मोन कहलाते हैं। सबसे पहले तो कोशिका के अंदर क्या चीज़, संदेश का वाहक का काम करता है। संदेश का वाहक का काम करने वाले कौन होते हैं, हार्मोन होते हैं। और ये कहाँ से स्रावित होता है, अंतःस्रावित ग्रंथियों से स्रावित होता है हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है, स्रावित होता है हार्मोन। ये क्या करते हैं, संदेशवाहक का काम करते हैं। संदेशवाहक मतलब एक जगह से दूसरे जगह संदेश को, संवेदना को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उधर जो एंजाइम था वो प्रभावित नहीं करता है, ये हार्मोन क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हार्मोन के प्रकार, ये मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। हार्मोन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे कि कितने कौन कौन से हैं। तो पहला देखेंगे क्या चीज़, पेप्टाइड्स हार्मोन। उदाहरण पेप्टाइड्स हार्मोन कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, इंसुलिन, ग्लाइकोजाइन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ऑक्सीटोसिन और क्या चाहिए, वैसोप्रेसिन। पेप्टाइड्स हार्मोन के अंतर्गत क्या आएगा, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ऑक्सीटोसिन और क्या चाहिए, वैसोप्रेसिन। पहले यहाँ देखेंगे काम, इंसुलिन हार्मोन। पहले पेप्टाइड्स के अंतर्गत कौन आता है, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। इंसुलिन क्या है, अंगनाशय रक्त स्रोत कहाँ है, इंसुलिन का स्रोत क्या है, अंगनाशय जी इंग्लिश पेट क्रिया। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में क्या करता है, कमी को मेंटेन करके, मतलब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में क्या चीज़, कमी को क्या करता है, देखता है और उसे ठीक करता है, इसको बोलते हैं इंसुलिन। दूसरा ग्लाइकोजन ये भी क्या होता है, अंगाशय से होता है। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या चीज़, बढ़ाना, ग्लूकोज की मात्रा में कमी लाना इंसुलिन का काम। और ग्लाइकोजन अंगनाशय से ही निकलता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, कमी करना इंसुलिन का काम है और बढ़ाना ग्लाइकोजन का काम है। ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ें, पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे की पाली से क्या होता है, निकलता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे से पाली, बच्चे के जन्म के समय मांसपेशियों को क्या करता है, संकुचित करता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय मांसपेशियों को क्या करता है, संकुचित करता है।
वैसोप्रेसिन क्या है, ये भी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। यह शरीर के मूत्र यूरिन के द्वारा जल को उत्सर्जन को क्या करता है, रोकता है। यह शरीर के यूरिन के द्वारा जल के उत्सर्जन को क्या करता है, रोकने में काम करता है। तो ये हम देख लेंगे कौन कौन, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये पेप्टाइड्स हार्मोन है। इसमें से 2 इंसुलिन और क्या चाहिए, ग्लाइकोजन, ये अंगनाशय से निकलता है, और ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन क्या चाहिए, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। आगे के हार्मोन के देखेंगे, एस्ट्रॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रॉयड हार्मोन। तो एस्ट्रॉयड हार्मोन उदाहरण इसके अंतर्गत कौन कहता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है और कार्टिसोन होता है। टेस्ट से टेस्टोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और क्या चीज़, कार्टिसोन, ये याद रखेंगे। ये एस्ट्रॉयड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रॉयड हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहाँ से, वृषण से निकलता है। पुरुष के जनन अंगों का विकास तथा सामान्य कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसी तरह एस्ट्रोजन या अंडाशय से निकलता है। ये पुरुष के लिए हार्मोन है जो जनन ग्रंथि में, ये पुरुष, एस्ट्रोजन पुरुष और टेस्टोस्टेरोन पुरुष और एस्ट्रोजन स्त्री के लिए। ये किसके लिए है, स्त्री के लिए। ठीक, यहाँ के टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, वृषण से निकलता है। ये पुरुष जनन अंगों का कार्य करता है। एस्ट्रोजन उसी तरह अंडाशय से निकलता है और स्त्री अंगों के विकास तथा सामान्य कार्यों का नियंत्रण करता है। उसी तरह प्रोजेस्टेरोन क्या है, कार्पस लुटियम कार्पस लुटियम होता है, गर्भ अवस्था का क्या चीज, विकास और नियंत्रण करता है। दूसरा कार्टिसोन, एड्रिनल हार्मोन, ये क्या करता है, एड्रिनल करता क्या, जल, खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये स्टेरॉयड हार्मोन। इससे पहले हम पेप्टाइड हार्मोन के बारे में पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं क्या चीज़, एमीन हार्मोन। इसका उदाहरण क्या है, थायरॉक्सिन है, एड्रीनेलिन है। थायरॉक्सिन है और एड्रेनलिन है। एड्रीनेलिन, इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, अधिक वृक्क मध्यांश से हृदय की गति तथा रक्तदाब में वृद्धि करता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तथा वसा से वस्य अम्ल मुक्त करता है। थायरॉक्सिन के बारे में कहते हैं, ये थायराइड है, हम जानते हैं, साइड में होता है। इसके घें का नियंत्रण, सामान्य वृद्धि तथा विकास का नियंत्रण और उपचार दर पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये कुछ हमारे क्या है, हार्मोन है, जिन्हें याद रखना है और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इसे लिखना है। यहाँ देख लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन हमारे शरीर के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। यह भी जैव क्रियाओं को प्रभावित करने में कुछ होता है। विटामिन की खोज फंक ने, विटामिन की खोज किसने की, फंक ने 1920 में की थी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के अतिरिक्त वे कार्बनिक यौगिक जो सामान्य स्वास्थ्य, शरीर वृद्धि एवं पोषण, पाचन क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें वे क्या होते हैं, विटामिन कहते हैं। उन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के अतिरिक्त भी एक और चीज़ है, ठीक ना, किसका, कार्बन का यौगिक। किसका, कार्बन का यौगिक जो सामान्य क्या चीज़, स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि और पोषण और पाचन, सामान्य स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, पोषण, पाचन क्षमता को बनाए रखने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, उन्हें विटामिन कहते हैं। विटामिन होता कौन है, तो विटामिन वो होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि प्रदान करते हैं, विकास प्रदान करते हैं, इनका पोषण करते हैं और क्या करते हैं, भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं, वो हमारे विटामिन कहलाते हैं। विटामिन मानव शरीर में निर्मित नहीं होते, अतः ये अतिरिक्त आहार कारक विटामिन हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होते, ये हम बाहरी कारक से क्या करते हैं, अपने शरीर में लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के बारे में।
तो विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन मानव शरीर में निर्मित नहीं होते, अतः यह अतिरिक्त आहार कारक भी कहलाते हैं। विटामिन B12 प्लस एमीन है, एमीन ही है, और हम जानते हैं अमीन हमारे शरीर के लिए भी वो बहुत क्या होता है, जिम्मेदार होता है। आगे देखें तो हम देखेंगे यहाँ पे जब विटामिन का वर्गीकरण विलेयता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में विलेय विटामिन और एक जल में विलेय विटामिन। वसा चर्बी में जो मतलब वसा फैट्स में जो विलेय विटामिन होगा वो, और क्या चीज़ जल में जो विलेय विटामिन होगा वो। ये विटामिन जल में अविलेय परंतु वसा में वसा तेल में विलेय होते हैं। ये यकृत तथा वसा एडिपोस ऊतक में क्या होते हैं, संचित होते हैं। यकृत पेट बढ़ जाता है अगर हम कार्बोहाइड्रेट वाले में ये हम खाते हैं तो। वसा में जो घुलनशील होता है वो कौन कौन सा होता है, ADE क्या होता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में विलेय विटामिन कौन है, तो जो बचा BCD के, ADE ये क्या है, वसा में घुलनशील है, और जल में जो घुलनशील है BC बच गया। AD लिखे तो इसके अंदर बचा है क्या चीज़, BC, और फिर बच गया क्या चीज़, डी दोनों में। ये विटामिन जल में विलेय तथा वसा में अविलेय होते हैं। ये शरीर में संचित नहीं रहते, अतः इन विटामिन को लगातार लेते रहना चाहिए। ये विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। उदाहरण BC के। जल में विलेय विटामिन B12 शरीर में संचित रहता है। नोट के रूप में देख लेंगे, जल में विलेय विटामिन B12 शरीर में हमारे क्या रहता है, संचित रहता है। ठीक, आगे कुछ यहाँ पे जो हमारे विटामिन है उसके बारे में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। बस यही इम्पोर्टेंट है, फिर यहाँ से ये हो जाएगा ख़त्म और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो जो भी है मेन ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं उसी को क्या किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए देखिए, तो हम विटामिन का नाम, स्रोत और हीनता जनित रोग के बारे में देखेंगे। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। मछली के यकृत, स्रोत कहाँ से ये मिल सकते हैं, मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन और दूध से। क्या होता है, जियरथोनप्लेजी रात्रि अंगता, मतलब आँख वाले जो बीमारी होंगे जो दिखाई देने वाले, उसमें क्या है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जैसे विटामिन B1 की बात करेंगे, विटामिन B1 की, इसको थायमीन बोलते हैं। ये कहाँ से स्रोत है, खमीर, दूध, हरी सब्जी, दालें। कौन कौन सा रोग होता है इसके कमी से, बेरी और भूख का होना, कम लगना। उसी तरह विटामिन B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लोक्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लोक्विन। ये याद रखेंगे, B1 और B2 नाम बहुत पूछता है, ठीक है। तो विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लोक्लेविन बोलते हैं। ये कहाँ से आते हैं, दूध, अंडे, सफ़ेद और यकृत से। इसमें होता क्या है, ओष्ठ विदरता, पाचन क्रिया में अवस्था, त्वचा में क्या चीज़, जलन। उसी तरह विटामिन B6 को पीरोडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 को पीरोडॉक्सिन बोलते हैं। ये भी खमीर, दूध, अंड, पित्त से हम प्राप्त कर सकते हैं। मरोड़ पड़ना B6 से होता है। उसी तरह विटामिन 12 मांस, मछली, अंडा, ये क्या थी, रक्त अल्पता, इससे बीमारी होती है, ठीक ना। विटामिन C को स्कॉर्बी हम कहते हैं, ठीक ना। सीड्स, फल, आंवला तथा हरी पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है। स्कॉर्बी इससे मसूरों से क्या होता है, लाल रक्त निकलता है, ठीक ना। विटामिन D की बात करेंगे तो विटामिन D में क्या होता है, विटामिन D सूर्य के प्रकाश में उद्भव मछली के अंडे और पी तक से होता है। इसमें क्या होता है, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, बच्चों में होता है, तथा ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। रिकेट्स की कमी से हड्डी क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन E की बात करें तो ये हरी सब्जी तेल से होता है। RBC के भूरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों में क्या होती है, कमजोरी होती है विटामिन E से। इसी से बाल से रिलेटेड और क्या चीज़, मांसपेशियों में कमजोरी से रिलेटेड। तो विटामिन K की हम बात कर रहे हैं, तो हरे पत्ती वाली सब्जियां, ठीक ना। हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएंगे तो हम मिलाएं। इसमें रक्त के थक्का जमने के समय में क्या होता है, रक्त के थक्का जमने के समय में क्या होता है, वृद्धि, यानी कि रक्त के थक्का जमाने में ये राइबोफ्लोविन
स्किन नाम की एक बीमारी होती है, इसी से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, इन्हें लिख लेना है और ऑब्जेक्टिव आए तो ऑब्जेक्टिव में इसे टिक करना है। या लूसेंट में ये बहुत अच्छा से दिया हुआ है, तो लूसेंट का सहयोग लेकर वहाँ से इसको पढ़ लेना है।